नमस्कार दोस्तों, कथा वार्ता में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है कहानी बंटवारा। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी बंटवारा। चूल्हे पर रोटियां सेकते सेकते फौजिया सामने फर्श पर बैठे पोते पोतियों को थाली में रोटी और रात का बचा सालन परोसती जा रही थी। साथ ही बगल में रखी टोकरी में भी रोटियां रखती जा रही थी ताकि शौहर और बेटों के लिए समय से खेत पर खाना भेज सके। तभी उसकी सास की आवाज सुनाई पड़ी, अरे खसमानू खानिए, आज मैनू दूध रोटी मिलेगी कि नहीं। सास की पुकार पर फौजिया ने जल्दी से पास रखे कटोरदान में से 2 बासी रोटियां निकालकर एक कटोरे में तोड़कर गुड़ में मीसी और उसमें थोड़ा पानी और गर्म दूध डालकर अपनी बगैर दांत वाली सास के खाने लायक लपसी बनाकर पास बैठी बेटी को कटोरा थमा दिया। जा दे आ बुड्ढी नू। कटोरा तो पकड़ लिया रजिया ने, लेकिन जाते जाते अम्मा को ताना जरूर दे गई, जब तू ताजी रोटी सेक रही है हुण बेबे नू बासी रोटी किस वास्ते दे दी। फौजिया ने कोई जवाब न देकर गुस्से से बेटी को घूरा और वहां से जाने का इशारा किया तो रजिया बड़बड़ाती हुई चली गई। फौजिया ने अपनी बड़ी बहू सलमा को आवाज देकर खेत में खाना पहुंचाने को कहा और जल्दी जल्दी सरसों का साग व कच्ची प्याज फोड़कर रोटियों के साथ टोकरी में रखकर एक टोकरी एक तरफ सरका दी। रजिया को अपनी दादी के प्रति अम्मी के दोगले व्यवहार से बहुत चिढ़ है, लेकिन उसका कोई वश नहीं चलता। हर रोज अपनी अम्मी से छिपाकर वह दादी के लिए कुछ न कुछ खाने का ताजा सामान ले जाकर चुपचाप उसे खिला देती है और दादी भीगी आंखों व भरे गले से अपनी पोती को पुचकारती रहती है। आज जब रजिया नाश्ते का कटोरा लेकर बेबे के पास गई तो वह अपनी फटी कथरी पर बैठी अपने सामने एक पुरानी व मैली सी पोटली खोलकर उसमें कुछ टटोल रही थी, पर उसकी आंखें अपनी पोती के इंतजार में दरवाजे की तरफ ही गड़ी हुई थीं। रजिया ने रोटी का कटोरा बेबे को पकड़ाकर अपने दुपट्टे के खूंट में बंधे 3-4 खजूर निकालकर झट से तोड़कर कटोरे में डाले और बेबे को जल्दी से रोटी खत्म करने को कहा। बेबे की बूढ़ी आंखों में खजूर देखकर चमक आ गई और उसने कटोरा मुंह से लगा लिया। तभी रजिया की नजर खुली पोटली पर पड़ी, जिसमें किसी बच्ची की लाख के चूड़ियां, चांदी की पतली सी हंसली और पैरों के कड़े एक छींटदार घाघरे व चुनरी में लिपटे रखे थे। बेबे ने एक हाथ से पोटली पीछे सरकानी चाही तो रजिया ने पूछा, बेबे आ की। पोती के सवाल को पहले तो बेबे ने टालना चाहा, मगर रजिया के बार बार पूछने पर लाख की लाल चूड़ियों को सहलाती हुई बोली, ये म्हारी सच्चाई, म्हारो बचपन छेरी छोरी। दादी को अलग ढंग से बात करते हुए सुन रजिया को थोड़ी हैरानी हुई और उसने हंसकर पूछा, अरे बेबे, आज तू कैसी गल्ला कर दी पई। बेबे ने चेहरा उठाया तो आंखों में आंसू डबडबा रहे थे। कुछ देर रुककर बोली, आज मैं तेनू सच दसा पुत्र। और फिर बेबे ने जो बताया उसे सुनकर रजिया का कलेजा कांप उठा और वह बेबे से लिपटकर रोते हुए बोली, बेबे, मैं तेनू जरूर तुहाडे असली टब्बर नाल मिलावांगी, तू ना घबरा। और अपने आंसू पोंछती हुई वह खाली कटोरा लेकर आंगन में आ गई। रजिया 18-19 साल की एक संजीदा और समझदार लड़की है जो अपने अनपढ़ परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी एक सहेली की मदद से 8वीं तक की पढ़ाई कर चुकी है और अब उसी सहेली अफशा के स्मार्टफोन के जरिए फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी आधुनिक दुनिया के बातों के बारे में भी जान गई है। यूं तो रजिया के अब्बू और तीनों भाई उसका घर से निकलना पसंद नहीं करते, पर अफशा क्योंकि गांव के सरपंच अजीबुर रहमान की बेटी है, इसलिए उसके घर जाने की बंदिश रजिया पर नहीं है। अफशा लाहौर के कॉलेज में पढ़ती है और छुट्टियों में ही घर आती है, इसलिए उससे मिलकर शहरी फैशन और वहाँ के रहन सहन के बारे में जानने की उत्सुकता रजिया को अफशा के घर ले जाती है। रजिया के अब्बा 4 भाई और 3 बहनें थीं, जिनमें से सबसे बड़ी बहन का पिछले साल इंतकाल हो गया। बाकी 2 बहनें अपने अपने परिवारों के साथ आसपास के गांवों में रहती हैं और चारों भाई इसी गांव में पास पास घर बनाकर रहते हैं। हालांकि इनकी बीवियां एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करती हैं, मगर खेतों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए सभी भाई एक साथ खेतों में काम करते हैं और उनकी बीवियों को जग दिखाई के लिए अपनेपन का नाटक करना पड़ता है। सभी भाइयों के बच्चे अंगूठा छाप हैं, क्योंकि उनके खानदान में पढ़ाई लिखाई को बुरा माना जाता है। रजिया ने अफशा की मदद से जो थोड़ी किताबें पढ़ ली हैं, उसकी वजह से रजिया का मंगेतर जहीर,
जो चाहता था कि निकाह से पहले रजिया थोड़ा लिखना पढ़ना सीख ले, वह खुद भी 12वीं पास करके पास ही के कस्बे में नौकरी करता है और आगे की पढ़ाई भी कर रहा है। वह हमेशा रजिया को आगे और पढ़ने के लिए कहता रहता है, लेकिन रजिया के अब्बू उसे किसी स्कूल में भेजने के खिलाफ हैं। इसलिए अफशा से ही जो भी सीखने को मिल जाता है उसी से रजिया तसल्ली कर लेती है। आज बेबे की बातें सुनने के बाद रजिया ने मन ही मन तय किया कि वह हर हाल में अपनी बेबे को उसके अपनों से मिलवा कर रहेगी। इसके लिए चाहे उसे अपने खानदान से लड़ाई ही क्यों ना करनी पड़े, मगर सिर्फ तय कर लेने से तो काम बनेगा नहीं, उसके लिए कोई राह भी तो निकालनी पड़ेगी। तभी रजिया को अफशा के फ़ोन पर देखे फेसबुक व देश विदेश के लोगों का ख्याल आया और वह तुरंत अफशा के घर की तरफ लपक ली। सुबह सुबह रजिया को आया देखकर अफशा ने हैरान होकर आने का कारण पूछा तो रजिया उसके कंधे पर सिर रखकर सिसकने लगी। अफशा उसे अपने कमरे में ले गई और आराम से बैठाकर उसकी परेशानी की वजह पूछी। तब रजिया ने अपनी बेबे का पूरा इतिहास उसके सामने रख दिया। बाजी, बेबे हिंदुस्तानी है। रजिया की यह बात सुनकर अफशा ने हंसकर कहा कि पाकिस्तान में बसे आधे से ज़्यादा लोग हिंदुस्तानी ही हैं, क्योंकि बंटवारे के वक्त वे लोग यहाँ आकर बसे हैं। ना बाजी, बेबे साडे मजहब दी नहीं हैगी। और फिर रजिया ने बेबे की पूरी आपबीती अफशा को सुनाई। विभाजन के समय बेबे 13-14 साल की बच्ची थी और राजस्थान के एक गांव में रहती थी। उसे अपने गांव का नाम व पता तो अब याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद है कि उसके गांव में मोर बहुत होते थे और इसी बात के लिए उसका गांव मशहूर था। परिवार में अम्मा बापू के अलावा 3 भाई और 1 बहन थी। बहन व भाइयों के नाम उसे आज भी याद हैं, बंसी, सरजू और किसना। और बहन का नाम लाली। उसका बापू कालूराम गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था और अम्मा भी कुंवरसा के घर में पानी भरने व कपड़े भांडे धोने का काम करती थी। अपने छोटे बहन भाइयों को लक्ष्मी संभालती थी। बापू ने पास के गांव में लक्ष्मी का रिश्ता तय कर दिया था। लक्ष्मी का होने वाला बिनड़ा 4ठी जमात में पढ़ता था और उसकी परीक्षा के बाद दोनों के लगन होने की बात तय हुई थी। उसी दौरान देश का विभाजन होने की खबर आई और चारों तरफ हड़कंप सा मचने लगा। उस गांव से भी कुछ मुसलमान परिवार पाकिस्तान जाने की तैयारी करने लगे। लक्ष्मी के बापू ने उसकी ससुराल वालों से हालात सुधरने के बाद लगन करवाने के लिए कहा तो लक्ष्मी के होने वाले ससुर ने कहा कि ब्याह बाद में कर देंगे, पर सगाई अभी ही करेंगे। सगाई वाले दिन हाथों में मेहंदी लगा नया नया घाघरा चोली पहनकर लक्ष्मी तैयार हुई। अम्मा ने फूलों से चोटी गूंथी तो लक्ष्मी घर के इकलौते शीशे में बार बार जाकर खुद को निहारने लगी। आंगन में ढोलक बज रही थी और आसपास की औरतें बधाइयाँ गा रही थीं। फिर उसकी होने वाली सास ने लक्ष्मी को चांदला कर के हंसली व कड़े पहनाए और हाथों में लाल लाल चूड़ियां पहनाकर उसको सीने से लगा लिया। घर में गाना बजाना चल रहा था। तब माँ की आंख बचाकर लक्ष्मी अपने गहने व कपड़े सहेलियों को दिखाने के लिए झट से बाहर भाग गई। दौड़ती हुई खेतों की तरफ चली गई। बहुत ढूंढा पर उसे वहां कोई भी सहेली खेलती हुई नहीं मिली। हाँ, खेतों के पास से कई खड़खड़ों में भरकर लोगों की भीड़ कहीं जाती हुई दिखाई दी। लक्ष्मी वापस लौटने लगी, तभी किसी ने उसे पुकारा। उसने पलट कर देखा, उसकी सहेली फातिमा एक खड़खड़े में बैठी उसे आवाज दे रही थी। लक्ष्मी दौड़कर उसके पास गई और उससे पूछने लगी कि वह कहाँ जा रही है। फातिमा ने बताया कि वह पाकिस्तान जा रही है और अब वहीं रहेगी। लक्ष्मी अपनी सहेली से बिछड़ने के दुख में रोने लगी। तभी फातिमा के अब्बू जमाल चचा ने लक्ष्मी को झट से हाथ पकड़कर अपने खड़खड़े में बैठा लिया और कहा कि जब तक चाहे वह अपनी सहेली से बात कर ले, फिर वह उसे नीचे उतार देंगे। खड़खड़ा चल पड़ा और दोनों सहेलियां बात करते हुए गुट्टे खेलती रहीं। बीच बीच में जमाल बच्चियों को गुड़ के लड्डू खिलाता जा रहा था। इन्हीं सब में वक्त का पता ही नहीं चला और घर जाने का ख्याल लक्ष्मी को तब आया जब जमाल चचा ने उसे अपने खड़खड़े से उतारकर दूसरी ऊंट गाड़ी में बैठा दिया। उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा कि वह अपने गांव से बहुत दूर रेगिस्तानी रास्ते में है और वहां ढेर सारी भीड़ गांव से उल्टी दिशा में चली आ रही है। लक्ष्मी यह देखकर ऊंट गाड़ी से कूदने लगी तो गाड़ी में बैठे दाढ़ी वाले आदमी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर एक रस्सी से उसके हाथ पैर बांधकर अपनी अम्मा के पास बैठाते हुए बोला कि वह उसको अपने साथ पाकिस्तान ले जा रहा है, क्योंकि उसने जमाल को पूरे 30 रुपए देकर लक्ष्मी को खरीदा है और अब वह उसकी बीवी है। लाचार लक्ष्मी पूरे रास्ते रोती रही, पर न उस आदमी को रहम आया न ही उसकी बूढ़ी अम्मा को। गफूर नामक वह आदमी भी राजस्थान के किसी गांव से ही आया था। पाकिस्तान पहुंचकर इस गांव में उसने अपना डेरा डाल दिया और धीरे धीरे अच्छा पैसा कमाने लगा।
आते ही गफूर ने यह मकान और कुछ खेत यह सोचकर खरीद लिए कि उसकी गिनती गांव के रईसों में होने लगेगी और लोग उसकी इज्जत करेंगे। मगर जिसे अपना असली मुल्क समझकर वह यहाँ आया था, वहाँ तो उसे हमेशा परदेसी का ही दर्जा दिया गया और अपनी इस घुटन व झुंझलाहट को वह अमीरन यानी लक्ष्मी पर उतारता था। दिन भर उसकी माँ अमीरन को मारती पीटती रहती और रात को गफूर अपना तैश उस बच्चे पर निकालता। उसकी सास ने पहले तो उसे डरा धमकाकर गोश्त पकाना सिखाया और उससे भी मन नहीं भरा तो माँ बेटे ने कई दिनों तक उसे भूखा रखकर जबरदस्ती गोश्त खिलाना भी शुरू कर दिया और आखिर उसको लक्ष्मी से अमीरन बनाकर ही दम लिया। जब तक अमीरन 20 वर्ष की हुई तब तक वह 3 बच्चे जन चुकी थी। धीरे धीरे खानदान बढ़ता गया और अमीरन के अंदर की लक्ष्मी मरती गई। अमीरन के बच्चे छोटे छोटे थे तभी गफूर की मौत हो गई और लक्ष्मी की परेशानियां और भी बढ़ गईं, क्योंकि अकेली औरत जानकर गांव वालों ने उसके खेतों पर कब्जा करने की कोशिश तो शुरू कर ही दी थी। साथ ही कई लोगों ने उसको अपनी हवस का शिकार भी बनाना चाहा और एक दिन खेत में काम करते समय बगल के खेत वाले अब्दुल ने उसको धोखे से पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करनी चाही तो उसने घास काटने वाले हंसिये से अब्दुल की गर्दन काट डाली। कुछ लोग उसकी इस जुर्रत के लिए उसे पत्थरों से मारने की सजा देने की बात करने लगे तो कुछ लोगों ने गांव से निकालने की सलाह दी। लेकिन गांव के सरपंच, जो कि एक बुजुर्गवार थे, उन्होंने फैसला अमीरन के हक में करते हुए गांव वालों को चेतावनी दी कि कोई भी इस अकेली औरत पर जुल्म नहीं करेगा। सरपंच की सरपरस्ती के कारण लक्ष्मी अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पालने लगी। बड़ा बेटा अकरम जब खेतों में अम्मी की मदद करने लायक हो गया तो लक्ष्मी को थोड़ा आराम मिला, लेकिन उसे हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि उसके अपने बच्चों ने भी कभी अपनी अम्मी का साथ नहीं दिया। कितनी बार उसने अपने बेटों की खुशामद करी कि एक बार उसे हिंदुस्तान ले जाकर उसके भाइयों से मिलवा दे, लेकिन उन लोगों की निगाहों में तो अम्मी के नाते वाले सब काफिर थे और काफिरों से नाता रखना उनके मजहब के खिलाफ है। इसलिए हर बार बेटों ने उसके अनदेखे परिवार वालों को 2-4 गालियां देते हुए लक्ष्मी को काफिरों के पास जाने की जिद छोड़ देने को कहा। अमीरन ने गांव वालों से भी कई बार खुशामद की कि उसे हिंदुस्तान भिजवाने का कुछ इंतजाम करवा दे, पर कुछ लोगों ने उसकी बात पर कान ही नहीं दिए। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे चारों बेटों ने खेतीबाड़ी पूरी तरह से संभाल ली। लक्ष्मी को पुराने बेकार सामान की तरह घर के एक कोने में पटक दिया। रही सही कसर बहुओं ने अपनी सास की दुर्दशा करके पूरी कर दी। धीरे धीरे चारों बेटे अलग अलग घर बसाकर रहने लगे और माँ को बड़े बेटे के पास छोड़ गए। तब से लक्ष्मी अकरम के परिवार के साथ रह रही है और उन लोगों द्वारा किए जाने वाले अपमान को सह रही है, लेकिन दुख के इस अंधेरे में रजिया उसके लिए उम्मीद की किरण बनकर हमेशा उसके पास खड़ी रहती है। सारी बातें सुनकर अफशा ने रजिया से पूछा, रज्जो हुण तुहाडे दिमाग विच की चलदा पिया, मैनू दस। तब रजिया ने उससे पूछा कि क्या वे बेबे की मदद करने के लिए फेसबुक पर बेबे के परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश करेगी। अफशा ने जवाब दिया कि बगैर नाम पता जाने फेसबुक पर किसी को ढूंढना मुश्किल है और बेबे को अपने भाइयों के पूरे नाम भी मालूम नहीं है और यह भी जरूरी नहीं है कि बेबे के परिवार वाले फेसबुक पर हों। रजिया यह सुनकर निराश हो गई। तब अफशा ने कुछ सोचकर लक्ष्मी की पूरी कहानी और मोर गांव का जिक्र करते हुए एक लेख फेसबुक पर पोस्ट किया और साथ ही लोगों से प्रार्थना करी कि इस बारे में कोई भी जानकारी होने पर तुरंत सूचित करे। पोस्ट डाले कई दिन बीत गए, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। अफशा निराश हो गई और रजिया से बोली कि शायद बेबे को उसके परिवार से मिलवाना संभव नहीं होगा। मगर रजिया ने उम्मीद नहीं छोड़ी और अफशा को दोबारा लोगों से अपील करने को कहा, जिस पर अफशा ने एक बार फिर लोगों से मदद की अपील की। रजिया के गांव से 400-500 किलोमीटर दूर बीकानेर के एक दफ्तर में बैठे मनीष राठौर ने जब अपने फेसबुक के पन्ने पर लक्ष्मी की कहानी पढ़ी तो उसका ध्यान सबसे पहले मोर गांव ने खींचा और उसने फौरन अपने मित्र संजय मेघवाल को फोन मिलाया, जो मूल रूप से मोर गांव का रहने वाला है। संजय, तूने फेसबुक पर लक्ष्मी की कहानी देखी? संजय ने जवाब नहीं में दिया, क्योंकि मनीष ने उसे बताया कि कहानी किसी लक्ष्मी नाम की महिला से संबंधित है जो मोर गांव से पार्टीशन के समय गायब हुई थी। यार जल्दी से पढ़ पूरा किस्सा, हो सकता है तेरे पापा या दादाजी इस औरत को जानते हों। मित्र के आग्रह पर संजय ने पूरा किस्सा फेसबुक पर पढ़ा तो उसे ख्याल आया, बहुत पहले दादू ने एक बार जिक्र तो किया था अपनी किसी रिश्तेदार के गायब होने का। दफ्तर से शाम को घर पहुंचने पर संजय ने अपने दादू को लक्ष्मी की कहानी के बारे में बताया तो किशन चंद मेघवाल तुरंत पलंग पर सीधे बैठ गए
और खुश होकर चिल्लाए, हमारी बीरी मिली गई। दादू से इस प्रतिक्रिया की उम्मीद संजय को हरगिज नहीं थी। उसने दादू को तकिए से टिकाकर बैठाते हुए कहा, क्या लक्ष्मी उनकी बहन का नाम है? किशनचंद ने आंसू पोंछते हुए हामी भरी और बताया कि वे उस समय करीब 5 वर्ष के रहे होंगे, इसलिए ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, पर उस दिन घर में खूब रौनक थी। उनको लड्डू खाने को मिले थे और घर में गाना बजाना हो रहा था। लेकिन कुछ देर बाद ही शोर मचने लगा कि लक्ष्मी गायब हो गई है और मासा रोने लगी थी। सबने बहुत ढूंढा लेकिन बीरी कहीं मिली नहीं। मासा ने तो इसी दुख में बिस्तर पकड़ लिया और जल्दी ही दुनिया से चली गई। परिवार वाले भी धीरे धीरे बीरी को भूल गए। कि संजय बेटा, हमारी बात हो सके छे बीरी से? किशनचंद ने पोते से पूछा। पता करता हूँ दादू, संजय ने जवाब दिया और फिर से फेसबुक पर लक्ष्मी की कहानी पर नजर दौड़ाने लगा। तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दिया। संजय ने तुरंत उस नंबर पर मैसेज करके अपना फ़ोन नंबर भेजा और वीडियो कॉल करने को कहा। इसके बाद उसने यह खबर मनीष को दी और फिर अपने पापा व मम्मी को बताने लगा। पापा तो खबर सुनकर खुश हो गए, लेकिन माँ ने एक सवाल खड़ा कर दिया। तुम्हें क्या मालूम कि ये लक्ष्मी असली है या आतंकवादियों की नई चाल? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वे बाबूजी की ही बहन है? जानते तो हो आजकल न जाने कितने धोखेबाज झूठी कहानियां बनाकर लोगों को लूटते रहते हैं। तुम तो इन चक्करों से दूर ही रहो बेटा। माँ की बात में दम तो था, लेकिन संजय का मन कह रहा था कि एक बार इस कहानी की सच्चाई जानना जरूरी है। उधर पाकिस्तान में अफशा ने जैसे ही संजय मेघवाल का संदेश और फोन नंबर देखा, वह रजिया के घर की तरफ दौड़ी। रजिया की भाभियां और अम्मी आंगन में बैठकर गेहूं साफ कर रही थी। अफशा को अपने घर आया देखकर वे सब चौंक गई और अफशा उन लोगों को इतना हैरान देखकर अपने आने की वजह उन लोगों को बताने ही वाली थी कि तभी बेबे की कोठरी से निकलते हुए रजिया की नज़र अफशा पर पड़ी और वह अफशा बाजी चिल्लाती हुई दौड़कर उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बहाने से उसे छत पर ले गई। अफशा ने उसे बताया कि वह बेबे की बात उनके भाई से करवाने के लिए यहाँ आई है, इसलिए अभी बेबे के पास चलना जरूरी है। रजिया ने मारे खुशी के अफशा का हाथ पकड़कर उसको नचा डाला और फिर उसे लेकर वे बेबे के पास गई। फौजिया ने बेटी को अफशा के साथ बेबे के पास जाते हुए देखा तो लपक कर आई और रजिया से बोली कि बेबे की कोठरी में तो बहुत गर्मी है, इसलिए अफशा को बैठक में ले जाकर बैठा। उस पर अफशा ने कहा कि वह बेबे से खास किस्म की शीरमाल पूछने के लिए आई है। फौजिया ने कहा, शीरमाल बनाना तो उसको भी आता है, वही सिखा देगी। लेकिन रजिया ने अम्मी को परे करते हुए कहा कि अफशा शीरमाल के बारे में बेबे से ही पूछना चाहती है, इसलिए वे बीच में ना पड़े। और दोनों सहेलियां दौड़कर बेबे के पास पहुंच गईं। अफशा ने रजिया से कोठे का दरवाजा बंद करने को कहा और फिर शुरू हुआ बरसों से बिछड़े भाई और बहन का वार्तालाप, जिसमें बातें तो कम हुई लेकिन दोनों तरफ से आंसू ज्यादा बहे। बेबे फोन में दिखाई दे रहे सफेद बालों वाले बूढ़े के चेहरे में अपने छोटे से किसना को ढूंढ रही थी और किशनचंद मेघवाल अपनी जर्जर बूढ़ी बहन की हालत देखकर दुखी हो रहे थे। फिर बेबे से फोन लेकर अफशा ने संजय से कहा कि अगर वे लोग बेबे को हिंदुस्तान बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए उन लोगों को ही कोशिश करनी होगी, क्योंकि यहाँ बेबे के बेटे इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। संजय ने उससे कहा कि वह बेबे को भारत लाने का सारा प्रबंध होते ही अफशा को सूचित कर देगा। इधर अफशा को काफी देर से बेबे की कोठरी में दरवाजा बंद करके बैठे हुए देखकर रजिया की छोटी भाभी ने फौरन अपनी सास के कान भरे और दरवाजा खुलवाने को कहा। फौजिया दन दनाती हुई आई और दरवाजे पर लात मारकर रजिया से दरवाजा खोलने को कहा तो झट से अपना फोन कुर्ते की जेब में डालकर अफशा बेबे से शीरमाल की रेसिपी पूछने लगी और रजिया ने दरवाजा खोल दिया। बीकानेर में अपने घर में बैठे किशनचंद मेघवाल ने पोते से पूछा कि उनकी बीवी को भारत लाने का प्रबंध कैसे होगा। संजय ने अपने दादू को हौसला देते हुए कहा कि वह जल्दी ही भारतीय विदेश मंत्रालय में इस बारे में पत्र लिखेगा और दादू को उनकी बीवी से मिलवाने का प्रयत्न करेगा। कुछ महीनों की कोशिश के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से बात करके अमीरन उर्फ लक्ष्मी के भारत लौटने का प्रबंध करवा दिया और सरकारी हुक्म होने के कारण बेबे के बेटे उसके भारत जाने में कोई रुकावट नहीं डाल सके, मगर अपनी माँ को धमकी जरूर दे दी कि अगर वह एक बार हिंदुस्तान गई तो बेटे उसको वापस अपने घर में कभी नहीं आने देंगे। अपने देश जाने की खुशी में बेबे ने बेटे की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और अपने टीन के बक्से में सफर पर ले जाने का सामान रखने लगी। नियत दिन पर रजिया अपनी बेबे को लेकर अपना वादा पूरा करने के लिए चल पड़ी। उसके अब्बू ने तो साथ चलने से इनकार कर दिया, इसलिए अफशा ने अपने अब्बा से गुजारिश की
तो अजीबुर रहमान अमीरन और रजिया को लेकर कराची रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां पहुंचने पर पता चला कि दूतावास की तरफ से भारत जाने का प्रबंध केवल लक्ष्मी के लिए किया गया है, इसलिए और कोई उसके साथ नहीं जा सकता। रजिया ने बेबे की उम्र का हवाला देते हुए साथ जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। निराश रजिया ने भीगी आंखों से अपनी बेबे को रुखसत किया और अफशा के अब्बा के साथ वापस गांव आ गई। इतना लंबा सफ़र अकेले तय करने में लक्ष्मी को बहुत घबराहट हो रही थी। तब उसके साथ सफ़र कर रही एक महिला ने उससे बात करनी शुरू करी और सारी कहानी सुनने के बाद उसने रास्ते भर बेबे की पूरी देखभाल की और अमृतसर में लक्ष्मी के परिवार वालों को उसे सौंपकर ही वहां से गई। अमृतसर स्टेशन पर कुछ रेलवे अधिकारियों के अलावा प्रेस के संवाददाता और संजय, उसके पिता, बरसों से बिछड़ी लक्ष्मी की प्रतीक्षा में फूलों के गुलदस्ते लेकर खड़े थे। संजय और उसके पिता ने आगे बढ़कर लक्ष्मी के पैर छूकर जब अपना परिचय दिया तो लक्ष्मी ने आंखें मिचमिचाते हुए उन दोनों को पहचानने का प्रयास किया और फिर दोनों को कलेजे से लगाकर सिसकने लगी। कुछ और घंटों की यात्रा पूरी करने के बाद लक्ष्मी जब अपने राजस्थान पहुंची तो इतने लंबे सफर से उसका तन तो थका हुआ था, लेकिन अपनी धरती पर पांव रखने की खुशी ने उस थकान को मन पर हावी नहीं होने दिया। घर के दरवाजे पर अपनी प्रतीक्षा करते अपनी किस्ना को देखकर तो उसके पैरों में जैसे पंख ही लग गए और उसने किस्ना को ऐसे कलेजे से चिपका लिया जैसे वह कभी अपने भाई से अलग ही नहीं होगी। घर के अंदर पहुंचने पर संजय की मां ने भी अपनी बरसों से बिछड़ी बुआ सास के पांव छुए और सत्कार किया। जब लक्ष्मी ने संजू, बंसी और लाली के बारे में पूछा तब किशनचंद ने बताया कि बंसी भैया का 2 वर्ष पहले कैंसर से देहांत हो गया और उनके बच्चे जयपुर में कारोबार करते हैं। सरजू भैया मोरगांव में ही रहते हैं और लाली अपने परिवार के साथ कोटा में रहती है। मोरगांव का नाम सुनते ही लक्ष्मी ने गांव जाने की रट पकड़ ली। तब किशनचंद ने कुछ दिनों बाद गांव ले चलने का आश्वासन देकर अपनी बीवी को शांत किया, लेकिन 15 दिन निकल गए और अपनी अपनी व्यस्तताओं के चलते किसी का भी गांव जाना नहीं हो सका। लक्ष्मी के अंदर भी अब कभी कभी अमीरन सिर उठाने लगती और उसे अपने बच्चों, विशेष रूप से रजिया की याद आने लगती। तब लक्ष्मी ने संजय से कहा कि एक बार उसकी बात रजिया से करवा दे। संजय ने तुरंत फोन मिलाया तो अफशा ने अगले दिन बेबे के परिवार से बात करवाने का वादा किया। अगले दिन अफशा ने रजिया के घर पहुंचकर बेबे से सबकी बात करवानी चाहिए तो बेबे की बहू और पोता बहुएं तो काम के बहाने इधर उधर खिसक गईं और रजिया के भाई खेतों पर थे। रजिया फोन अफशा के हाथ से लेकर अपनी बेबे से बात करने लगी। बेबे भी खूब चटकारे लेकर अपने भाई और उसके परिवार के बारे में बताने लगी। तभी रजिया का अब्बा अकरम वहां आ गया और जब उसे पता चला कि रजिया फोन पर बेबे से रूबरू है तो उसने बेटी के हाथ से फोन छीनकर अपनी मां को दोबारा फोन न करने की हिदायत देते हुए कहा कि अब वह पाकिस्तान दोबारा वापस आने के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि इस परिवार के लिए अब वह मर चुकी है। और फिर अकरम ने फोन काटा और अफशा के हाथ में थमा दिया। रजिया अपने अब्बू के व्यवहार से दुखी होकर रोने लगी तो अफशा ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि जब भी उसका बेबे से बात करने का मन करे तो उसके घर पे आकर के आराम से बात कर ली। अपने बेटे के जहर बुझे शब्दों से आहत लक्ष्मी फोन हाथ में पकड़े निश्चल बैठी रह गई। यह देखकर संजय ने उसे बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा कि काका अपनी माँ के यहाँ से जाने से दुखी होकर ऐसे बोल रहे होंगे, असलियत में नाराज नहीं होंगे। पर उसकी बात सुनकर लक्ष्मी ने अपने आंसू तो पोंछ लिए, पर मन ही मन वह जानती थी कि अकरम जो भी कह रहा है सच कह रहा है। अब लक्ष्मी का वहां पर कोई घर नहीं है। जीवन की एक कैसी विडंबना थी उसके साथ कि जिस परिवार में जन्म लिया वह अब अपना होकर भी अपना नहीं है, और जो नाता जबरदस्ती जुड़ा था वह अधिक अपना था, लेकिन उसे मानने से उसके बेटे ने ही इनकार कर दिया। कहाँ जाए अब वह? अमीरन का चेहरा ओढ़ी है लक्ष्मी। यह परिवार अब उसके भाई और बच्चों का है जिस पर उसका अधिकार नहीं है, और जिन पर अधिकार बनता है उन्होंने तो उसे जीते जी ही मार दिया था। मन ही मन कुछ तय करने के बाद लक्ष्मी ने किशनचंद से बात करी और कहा कि अब वह अपना बाकी जीवन अपने गांव में ही बिताना चाहती है, इसलिए उसको जल्दी से गांव भेजने का प्रबंध करवा दिया जाए। बीरी की इच्छा पूरी करते हुए किशनचंद उसे मोरगांव ले गए और वहां अपने पैतृक घर के एक हिस्से में लक्ष्मी के रहने का प्रबंध करवाकर लौट आए। गांव जाने के पूरे 1 महीने बाद आज सुबह सुबह गांव से सरजू भैया का फोन आया कि बीरी सुबह सुबह परलोक सिधार गई। आजीवन जो धरती उसे नसीब नहीं हुई थी, अंत में उसी धरती ने उसे अपने अंक में समेट लिया था। अभी आप सुन रहे थे कहानी बंटवारा।